हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम मराठों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो धैर्य के साथ पढ़िएगा। वीडियो को बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए, मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो शिवाजी हैं। ठीक है, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। तो इस दुर्ग का नाम याद रखिएगा। अब बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है दुर्ग का नाम। इस बार यूनेस्को ने इनके बहुत सारे किलों को रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए सभी किलों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जन्म कब होता है? 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर के किले में, सिवनेर के दुर्ग में। ठीक है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी का नाम, मतलब उनके पिता की 2 पत्नियां थीं, दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। ठीक है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव। ठीक, आध्यात्मिक क्षेत्र पर शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। ठीक है, अब गुरु रामदास कौन थे? तो गुरु रामदास के बारे में यहाँ पे बगल में दे रखा हुआ है कि वो 1608 से 1681 टाइम पीरियड में ये महाराष्ट्र के संत कवि हैं। इन्होंने 10 बोध नामक उपदेशों का संकलन किया, मतलब 10 बोध इनकी रचनाओं का संकलन है रामदास का, और इन्हीं रामदास का प्रभाव शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा था। शिवाजी का विवाह किसके साथ होता है? तो साईबाई निम्बालकर का के साथ 1640 में होता है। ठीक है, शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की और स्वयं बीजापुर के रियासत में नौकरी कर ली। मतलब इनके पिताजी ने पूना की जागीर शिवाजी को सौंप के स्वयं बीजापुर में नौकरी करने चले गए। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार जमाया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर कब अपनी राजधानी बनाया था ये पूछता है रायगढ़ को। 1656 में बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को हराने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी, उसको चकमा देके। ठीक है, शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1679 में लूटा। पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जिसमें महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य वार्ता होती है, चीज़ें डिसाइड होती हैं। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग बीजापुर से जीत लिया। ठीक है, 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया, और मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। उसको वापस बुला के उससे ही अपना मंत्रोच्चारण द्वारा राज्याभिषेक करवाते हैं शिवाजी। कहाँ करवाते हैं? रायगढ़ के किले में। कब करवाते हैं? 1674 में 5 जून को। ठीक है, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद करके रखा था, जहाँ से वे 16 अगस्त 1666 को भाग गए। मतलब ज़्यादा दिन तक कैद नहीं रख पाए वो। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी की। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा जो है वो सबसे बड़ा पोस्ट होता था और सबसे सम्मानित। अष्टप्रधान में अन्य पद कौन कौन से थे? तो पेशवा जो सबसे सम्मानित, उसे प्रधानमंत्री के बराबर का दर्जा था, जो राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देख रेख यानी ओवरव्यू करता था। दूसरा है सर ए नौबत, जो सेनापति होता था, सैन्य प्रधान होता था। अमात्य, ये राजस्व मंत्री था जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। फिर वक्या नवीस, जो सूचना, स्पाई यानी गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था। फिर चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इसका मेन काम था। उसके बाद है सुमंत, जो कि विदेश मंत्री हुआ करता था। पंडित राव, जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। ठीक है, कौन से शुभ मुहूर्त होंगे वो डिसाइड करता था। उसके बाद न्यायाधीश, जैसा कि नाम से क्लियर है, न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ था। शिवाजी की सेना के 3 प्रमुख भाग थे। एक घुड़सवार,
जो नियमित घुड़सवार होते थे उनको पागा सेना कहते थे। फिर सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार को सिलहदार कहते थे। उसके बाद पैदल सेना, जिसे पैदल कहते थे। शिवाजी के किले की सुरक्षा 3 चरणों में होती थी। पहला हवलदार, जो किले के आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। उसके बाद सरे नौबत, जो किले की सेना का नेतृत्व करता था। और सबनीस, जो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। ये नाम कीवर्ड आपको याद रखना है। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे बेस्ड थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा नापने की व्यवस्था को छोड़ के काठी एवं मानक छड़ी द्वारा मापन शुरू कराया। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% यानी 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाता था, जो बाद में बढ़ा के 40% हो गया था। मतलब शिवाजी 40% वसूलने लगे थे। चौथ और सरदेशमुखी नाम का कर हुआ करता था जो शिवाजी ने लगाया था। चौथ क्या होता था? किसी भी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले में दी जाने वाली रकम, एक तरह की हफ्ता, जिसको आज के देश में कहते हैं ना कि हफ्ता दे दो, तो हफ्ता वसूली। तो चौथ एक तरह का हफ्ता था कि आप मुझे इतना टैक्स दो तो हम इस एरिया में आके कुछ भी लूट मार नहीं करेंगे, बर्बादी नहीं करेंगे। उसके बाद है सरदेशमुखी, जो इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। ठीक है, सरदेशमुखी चौथ के ऊपर लगता था। ठीक है, मतलब ये एक तरह का सेस होता था जो टैक्स के ऊपर लगता ना, एडिशनल चार्ज, वो होता था। अब शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करें तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। मार्च 1679 को मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार करके उनकी हत्या कर देता है। संभाजी के बाद राजा राम नए छत्रपति बनते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। ठीक है, सतारा को दूसरी राजधानी बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 में शहीद होते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी को राज्याभिषेक कराकर मराठा राज की गद्दी पे बैठा दिया और स्वयं संरक्षिका बन गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद संभाजी के पुत्र साहू जी, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, वो भोपाल के निकट मुगल शिविर से फरार होकर महाराष्ट्र वापस आ गए। साहू जी और ताराबाई के बीच युद्ध होता है 1707 में, जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, जिसमें साहू जी की विजय होती है और साहू जी 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और साहू जी के नेतृत्व में मराठा का फिर से उदय होता है। उसके बाद साहू जी पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। साहू जी के समय में ही पेशवा का पद जो है वंशानुगत हुआ। 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इनकी मृत्यु 1720 में होती है साहू जी की। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बनता है? बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, इसकी शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्न से मराठा जो पताका है वो कृष्णा नदी से अटॉक तक फहराने लगेगा, मतलब साम्राज्य को बढ़ाने में मदद की। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार पहुंचा देंगे, निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र। मतलब ये वार्ता किसके बीच है? बाजीराव प्रथम और साहू जी के बीच। ठीक है, उसके बाद एक पालखेड़ा का युद्ध होता है 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के बीच में, जिसमें निजामुल हार जाता है और निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि यहाँ पे होती है। मुंशी शिवगांव, ठीक, कब होती है? 1728 में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। 1737 में दिल्ली पर उसने धावा बोला और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को दिल्ली छोड़ने पे मजबूर कर दिया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के संबंध में होने के कारण काफ़ी चर्चित रहा। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई।
बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बनते हैं। 1750 में उन्होंने संगोला की संधि की और उसके बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए, मतलब पेशवा के पास ही सारे अधिकार चले गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध होता है जिसमें मराठे हार जाते हैं। इस हार को न सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो जाती है 1761 में। उसके बाद माधव नारायण राव प्रथम 1761 में पेशवा बनते हैं और मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का प्रयास करते हैं। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठने में मदद की। मुगल बादशाह मराठों के पेंशन भोगी मात्र बन के रह गए थे। जो ये प्रयागराज में किला है वहीं पे इनको बंदी बना के रखा गया था, या निर्वासन में रहते थे ऐसे कह दीजिए। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 के बीच में इनकी हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। मतलब ये पहले पेशवा थे जिनकी हत्या उनके शासनकाल में कर दी गई थी। पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य का देख रेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्य की एक परिषद करती थी, जो 12 भाई नाम से सभा थी। इस परिषद के 2 प्रमुख सदस्य थे महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा रघोबा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। जो बागी पिता का बागी बेटा वही है। ठीक है, मराठों के पतन के बाद मराठों के पतन में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का था। इसने सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, नोट करिएगा अलग से। ठीक है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। 1776 में पुरंदर की संधि के साथ ये युद्ध खत्म होता है। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव का समर्थन वापस ले लिया। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में हुआ। इसमें भोसले जो कि नागपुर वाले एरिया में थे, उन्होंने अंग्रेजों की चुनौती स्वीकार की। इसके फलस्वरूप 1803 में देवगांव की संधि होती है। तीसरा जो मराठा युद्ध होता है वो 1816 से 1818 के बीच होता है। इस युद्ध में मराठा शक्ति और पेशवा का वंशानुगत पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद 1818 में मेलकम के सम्मुख, ये अंग्रेजी ऑफिसर है मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बाजीराव सेकंड को कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया और 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध दिए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। सूरत की संधि जो होती है वो 1775 में है। पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, बशीन की संधि 1802, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये दोनों 1803 में हुई हैं। उसके बाद राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर और पूना की संधि 1817 में होती है और लास्ट में जो संधि होती है जिसके बाद से सब पूरा साम्राज्य खत्म होता है उसे बोलते हैं मंडसौर की संधि 1818 में। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा मराठा साम्राज्य खत्म किया। एक एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप इस वीडियो के साथ अगर आप 2 या 3 बार रिवाइज़ करेंगे तो मराठा के कोई भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं और एक एक लाइन मैंने कवर कराया है तो रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।